गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फेमा एक्ट 1919 के कुछ एमसीक्यूज़ की। 20 से 25 एमसीक्यूज़ मैं आपको बताऊंगा जिसमें मैंने एक्ट को गो थ्रू करके और उसमें से जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो बनाए हैं। इसके अलावा आप जानते ही हो वो तो 20-25 क्वेश्चन तो मैं केवल बता रहा हूँ, उसके बाद भी मैं कुछ आपको ऐसे चार्ट्स वार्ट्स इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो एक्ट में पढ़ा भी चुका हूँ, यहाँ फिर पढ़ लेंगे अपन ताकि आपको रिवाइज हो जाए। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्ट को आपको क्या करना है, एक्ट को पढ़ते ही एमसीक्यू नहीं करने हैं। अगर करने हैं तो 3-4 एक्ट को पढ़ के फिर एमसीक्यू करने हैं ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो तो आपको आंसर क्या है अच्छी तरह से याद हो। उसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो आज हम है ना जो इससे फेमा एक्ट के एमसीक्यू की बात करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार इनको पढ़ लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विच अथॉरिटी कंट्रोल रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। देखिए फॉरेन एक्सचेंज कहीं पे भी आएगा तो हम यहाँ पे एफ लिख लेंगे। तो अगर आप फेमा एक्ट की बात करें तो फेमा एक्ट में 3 ही अथॉरिटीज़ का नाम आता है। सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, आपने सुना होगा, जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टर या जिसको ईडी भी हम कहते हैं। दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको फेमा एक्ट में यूनियन गवर्नमेंट कहा गया। या आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड नहीं आता है, वहाँ पे क्या आता है, यूनियन गवर्नमेंट लिखा हुआ आता है। तो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल या रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि यहाँ पे कौन है, जो आरबीआई है। जो आरबीआई है, यहाँ पे 3 ही अथॉरिटीज़ है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम नहीं है क्योंकि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो यहाँ पे जनरली तो ये 2 अथॉरिटी है जो कंट्रोल या रेगुलेशन का काम करती है, या फिर एक्ट को है ना जो मतलब किसी पे जो एक्ट को एनफोर्स करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल और रेगुलेट की बात आ जाए तो क्या आ जाएगा आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि विच अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर फेमा एनफोर्समेंट, या फिर क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट द कॉन्ट्रावेशन ऑफ द फेमा एक्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रावेशन होता है तो जो पेनल्टी इम्पोज्ड कौन करता है। तो इन सब के लिए एक ही अथॉरिटी की 3 की बात होगी। तो अगर कंट्रोल और रेगुलेशन की बात करेंगे तो आरबीआई, और अगर एनफोर्समेंट या इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो क्या है, ईडी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो कौन कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई कंट्रोल कर रही है या उसको रेगुलेट कर रही है। और अगर एनफोर्समेंट की या पेनल्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन करता है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर करता है। आपने सुना होगा कि फेमा का जब भी फॉरेन एक्सचेंज का कुछ वायलेशन होता है तो वहाँ पे ईडी की रेड पड़ती है, फिर आगे उसके बहुत सारी प्रोसीजर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फेमा एक्ट बनाया क्यों गया। आपको ध्यान होगा कि इसके पहले एक फेरा एक्ट हुआ करता था, लेकिन वो क्या है, एक्ट बहुत अच्छा नहीं था। और जब 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आया तो उसके बाद गवर्नमेंट को क्या एक नया रूल बनाना पड़ा। तो इसलिए क्या है कि फेरा में कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ फेमा एक्ट बनाया गया था। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया, फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। हाँ बिल्कुल, जो एक्सटर्नल ट्रेड है और पेमेंट्स हैं उसको इजी करने के लिए बनाया गया, बिल्कुल उसको इजी करने के लिए बनाया गया था। वही तो लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट था। सेकंड, प्रमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को क्या करना था, डेवलप करना था और उसको सही तरीके से मेंटेन करना था। तो क्या इन दोनों उद्देश्यों से ये बनाया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आंसर बोथ आ जाएगा कि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया था, फेमा बनाया गया था। अब फेमा एक्ट की क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फेमा एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि ऑल ब्रांचेज ऑफिसेज एजेंसीज कहाँ हो, जो इंडिया के बाहर हो। अगर वो इंडिया में है
तो उस पर तो एप्लीकेबल हो ही रहा है, वो तो एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन किस पे, जो इंडिया के बाहर है। अब मान लीजिए इंडिया के बाहर है तो, लेकिन इंडिया के बाहर तो फेमा नहीं लगा सकते ना, इंडिया के बाहर तो बहुत सारे देश है, तो उन पे फेमा नहीं लगेगा, उसका कुछ इंडिया से कनेक्शन होना चाहिए ना। तो वो कह रहा है कि पीआरआई का मतलब होता है पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आगे पढ़ेंगे हम इसका ये कौन होता है, एक्ट में तो पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। अगर ये या तो कंट्रोल कर रहा है उसको, जो आउटसाइड इंडिया के ऑफिस ब्रांचेज है, या फिर उसको ओवन कर रहा है, उसका मालिक है, तो इस कंडीशन में फेमा क्या है, इस पे एप्लीकेबल होगा। देखिए अगर आउटसाइड इंडिया हो गया तो उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं आउटसाइड इंडिया का। आउटसाइड इंडिया है लेकिन किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, पीआरआई के द्वारा, तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि एनी पर्सन वूम एक्ट अप्लाइज मेड कॉन्ट्रीब्यूशन आउटसाइड इंडिया। कोई भी पर्सन है जिस पे एक्ट अप्लाई हो रहा है लेकिन वो इंडिया के बाहर जाके, वो इंडिया के बाहर चला गया जिस पे एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, और फिर वहां पे क्या कर दिया उसने, उसको कॉन्ट्रावीन कर दिया या फिर उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, तो भी क्या है, फेमा एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, बोथ आंसर आ जाएगा। तो ये आपने 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको समझ में आया होगा कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ऑथोराइज पर्सन का क्या मतलब होता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है कि ऑथोराइज पर्सन किसको कहेंगे। जो ऑथोराइज डीलर होगा, मनी एक्सचेंजर होगा, ऑफशोर बैंकिंग होगी, या फिर कोई भी पर्सन जिसको ऑथोराइज किया जा रहा है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। क्यों, क्योंकि आरबीआई क्या है, इसका रेगुलेटर है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, इन सभी को क्या है, ऑथोराइज पर्सन कहा जाएगा। देखिए इस एक्ट में क्या हो रहा है, इस एक्ट में जो डेफिनेशंस है उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे तो इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन डेफिनेशंस में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको डेफिनेशंस अच्छी तरह से देख लेनी है। मैंने वैसे तो सब कुछ कवर कर लिया है, और आपको अगर मान लीजिए कुछ डिटेल में पढ़ना है, वैसे तो हमें इतना ही पढ़ना है कि मैं एक बार तो एग्जाम पास हो जाए, डिटेल में तो पढ़ते रहेंगे। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल पे डालिएगा फेमा एक्ट ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे जो एक्ट है उस वहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम्पल्स के साथ आपको बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप फेमा एक्ट डालते हैं तो उसकी जो PDF आती है वो इतनी अच्छी नहीं आ पाती, उसमें इतने एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। तो मैं क्या है कि दोनों को कंपैरिजन करके फिर उसमें से MCQ बना के आपको पढ़ाता हूँ। तो आप कोई भी एक्ट है वो ICICI की साइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। ये कैपिटल और ये जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस ए ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स क्या, असेट्स लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी। उससे क्या चेंज होना चाहिए, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे असेट्स और लायबिलिटी चेंज हो रही हो। अल्टर्स का क्या मतलब है, चेंज हो रही हो, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब ये किसके द्वारा किया होना चाहिए, अगर इंडिया के बाहर हो रही है, पीआरआई के बात कर चुके हैं हम एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कि अगर पीआरआई है तो इंडिया के बाहर कुछ कर रहा है, तो उसने अगर पीआरआई का कुछ इंडिया के बाहर कुछ असेट्स है, लायबिलिटी चेंज हुई, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर पीआरआई का इंडिया में हुआ तो फिर तो वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया, उस पर तो एक्ट एप्लीकेबल हो ही जाएगा। और इंडिया में किसका, PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेजिडेंट इंडिया। तो जो पर्सन रेजिडेंट इंडिया उसका तो बाहर, और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया उसका इंडिया में अगर असेट्स लायबिलिटी चेंज होती है तो इससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। हम इसकी एक सिंपल डेफिनेशन देख सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस क्या है कि इंडिया और जो उससे कोई दूसरे देश के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो किससे रिलेटेड हो, जो रिलेटेड हो इन्वेस्टमेंट से, या फिर लोन से, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी से, या ट्रांसफर ऑफ असेट्स से, इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो क्या होंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट। करंट का करंट कैसे आ जाएगा? ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को छोड़ के या उससे अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड्स। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें 4 चीजें इंक्लूड होती है, आपको याद करनी पड़ेगी कि अगर आपका कोई पेमेंट ड्यू है, आपको पेमेंट करना है किससे रिलेटेड? फॉरेन बिजनेस से, करंट बिजनेस से, सर्विसेज से, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, या फिर आपने कोई क्रेडिट फैसिलिटीज ली है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल आप बिजनेस चला रहे हैं, उसमें आपने इसमें से कोई भी काम किया है और उससे जो पेमेंट ड्यू है वो क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। या फिर पेमेंट ड्यू है किसका? जो भी लोन्स लिया है आपने उसके इंटरेस्ट का पेमेंट ड्यू है। या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट से नेट इनकम आ रही है, इन्वेस्टमेंट से आपकी नेट इनकम आ रही है, तो ये भी क्या होगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। तीसरा, अगर आपके लिविंग एक्सपेंसेस किसके? आपकी वाइफ या हस्बैंड, चिल्ड्रन और पेरेंट्स जो बाहर रह रहे हैं। अगर देखिए इंडिया में रह रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अगर बाहर रह रहे हैं तो इनके जो डेली रूटीन के खर्चे हैं, इनके लिए जो पेमेंट आप कर रहे हैं, या फिर इनके जो एक्सपेंसेज है स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के, कौन से? फॉरेन ट्रैवल के, एजुकेशन के, मेडिकल केयर के, या तो ये फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर, या फिर उनके जो लिविंग एक्सपेंसेज है उनसे रिलेटेड अगर कोई पेमेंट होता है तो वो भी क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी अबोव चारों ट्रांजैक्शन। कैसे हो गए? पेमेंट ड्यू है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप इनमें से कुछ कर रहे हैं। दूसरा, आपने लोन्स पर इंटरेस्ट देना है, या फिर आपकी नेट इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से। तीसरा, आपके जो भी स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स हैं उनके लिविंग एक्सपेंसेज, या फिर फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल केयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज है वो सब किस में कवर होते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में होते हैं। तो जैसे हमने ऐसा पढ़ा कि क्रॉस अकाउंट ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट, लोन्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ असेट्स, इसी तरह इसकी भी एक डेफिनेशन है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू किससे रिलेटेड? पर्सनल ट्रांजैक्शन, या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन। पर्सनल ट्रांजैक्शन में तो बात हो ही गया, लिविंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड, फैमिली के मेंटेनेंस से रिलेटेड, उसके एजुकेशन से रिलेटेड, फॉरेन ट्रैवल से, इन सब से रिलेटेड। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशंस को कैसे पढ़ा जाता है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो पर्टेनिंग है किससे? पर्सनल ट्रांजैक्शन से या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन से, तो ये दोनों क्या होंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसको एक लाइन में हम ऐसे समझेंगे। और क्रॉस कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट, लोन, इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ असेट्स से हो। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो गए 7। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की एक लाइन में डेफिनेशन क्या है कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो पर्टेन हो इन्वेस्टमेंट से, लोन से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, ट्रांसफर ऑफ असेट से, तो वो तो क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड हो बिजनेस से या पर्सनल एक्सपेंसेज या ट्रांजैक्शन जिसको बोल सकते हैं बिजनेस, ट्रैवल या मेंटेनेंस से, तो उसको हम बोलते हैं क्या? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का क्या मीनिंग है? अब आप ये मत कहिएगा यहाँ पे कि आप तो हमें केवल डेफिनेशन से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेशन सी क्वेश्चंस में आएगी और उनको आपको याद ही करना है। इसके अलावा इसको छोड़ के कोई अपने पास ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन ही सारे ऐसे ही, और मैंने तो आपको बताया भी है कि कुछ एक्ट जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को आप छोड़ दें, उसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, इनको छोड़ के बाकी सब कैसे हैं, सब अपने को याद करने पड़ेंगे। सब मेमोरी बेस्ड है, कंसेप्ट इनमें कुछ नहीं है।
फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है? फॉरेन करेंसी, बिल्कुल। फॉरेन करेंसी का मीनिंग क्या होता है? कोई भी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, ये क्या होती है? फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या आ जाएगा? फॉरेन करेंसी आ जाएगी, बिल्कुल। कोई भी डिपॉजिट्स या क्रेडिट्स एंड बैलेंसेज है जो किस में पेएबल है? फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी आ गई। कोई भी डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंसेज पेएबल है फॉरेन करेंसी में, ये आ गया। तीसरा, ड्राफ्ट ट्रैवलर चेक लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक्सप्रेस तो किया गया है किस में? इंडियन में, लेकिन पेएबल किस में है? फॉरेन करेंसी में। पेएबल किस में है? फॉरेन करेंसी में। इसका उल्टा, ये सब ड्रॉन या एक्सप्रेस आउटसाइड इंडिया किए गए हो, लेकिन पेएबल किस में हो? इंडियन करेंसी में। पहले में क्या था? इंडियन करेंसी में क्या हो? एक्सप्रेस हो, और पेएबल किस में हो? फॉरेन करेंसी में। दूसरे में क्या है कि ड्राफ्ट ट्रैवलर चेक लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब किस में हो? इंडिया के आउटसाइड ड्रॉ किया गया हो, लेकिन पेएबल किस में होंगे? इंडियन करेंसी में। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब, इन सबको क्या कहेंगे अपन? फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि केवल फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी भी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज में आ सकती है। जो आप देख रहे हैं कि आउटसाइड इंडिया ड्राई किए गए हैं, लेकिन पेएबल किस में है? इंडियन करेंसी में। तो ये भी किसका? फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है। तो ये आपको चारों पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ये 2 पॉइंट्स तो एक दूसरे के वाइस वर्सा, ये तो वैसे याद हो जाएंगे। इसमें क्या है? फॉरेन करेंसी ठीक है। फॉरेन करेंसी में क्या पेएबल? डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस, बहुत इजी है याद करना। आप 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद फॉरेन सिक्योरिटीज़ क्या होती है? कोई भी सिक्योरिटी जो एक्सप्रेस किस में हो? फॉरेन करेंसी में, लेकिन उसका इंटरेस्ट और डिविडेंड किस में पे कर रहे हैं अपन? इंडियन करेंसी में। उसको क्या कहते हैं? फॉरेन सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज़ में क्या आ सकते हैं? शेयर्स आ सकते हैं, डिबेंचर्स आ सकते हैं, ठीक है, स्टॉक्स आ सकते हैं, बॉन्ड्स आ सकते हैं। ये सब क्या है? सिक्योरिटीज़। लेकिन वो एक्सप्रेस किस में है? फॉरेन करेंसी में। जैसे ये वाला था कि एक्सप्रेस आउटसाइड इंडिया था, एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी, बट इंटरेस्ट और उसका डिविडेंड अगर आपको पे करना है इंडियन करेंसी में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फॉरेन सिक्योरिटीज़। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? तो देखिए, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टाइप डेफिनेशन है। मैंने इसको थोड़ा सा इजी किया है। जो अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि रेजाइड इन इंडिया मोर देन 182 डेज। 182 डेज के इक्वल टू अगर मान लीजिए कोई पर्सन 182 डेज रहा हो तो क्या वो PRI होगा? क्या नहीं होगा? मोर देन 182 डेज मतलब 183 डेज कम से कम वो होना चाहिए ड्यूरिंग का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी तो चल रहा है 21-22, ठीक है, तो ये आज की डेट में PRI होगा कब? जब ये इसने क्या किया होगा? 20-21 में क्या किया होगा? मोर देन 182 डेज ये इंडिया में रहा होगा। पहली तो कंडीशन ये है। इसमें 2 कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? कम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टेन पीरियड। पहला तो ये हो गया 182 डेज प्लस ये एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए, जिसमें आपको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आप लेने के लिए आए हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा। बाकी आप अनसर्टेन पीरियड के लिए अगर इंडिया में आए हैं तो वो क्या कहलाएगा? पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। दूसरा, कोई भी पर्सन या बॉडी कॉरपोरेट जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो इंडिया में, वो भी क्या कहलाएगा? PRI कहलाएगा। तीसरा, कोई भी ऑफिस, एजेंसी या ब्रांचेज इंडिया में है लेकिन ओन्ड और कंट्रोल किसके द्वारा है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। या फिर इसका वाइस वर्सा, आउटसाइड इंडिया है लेकिन ओन्ड और कंट्रोल किसके द्वारा है? PRI के द्वारा। इसमें देखिए अपोजिट चलता है। अगर इंडिया में है तो PROI, आउटसाइड इंडिया है तो PRI। तो ये लोग सब क्या कहलाते हैं? ये लोग सब पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इसमें ऑल ऑन, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट, और हम बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर आउटसाइड इंडिया है और अगर उससे इंडिया से कोई रिलेटेड उससे ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसमें हम नहीं आएंगे। उसका इंडिया से कोई ना कोई लेना देना होना चाहिए। तो अगर वो पर्सन, अगर
PROI है और उसका आउटसाइड इंडिया कोई भी ट्रांजैक्शन है तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन अगर वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया लेकिन उसका इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन है तो हमें उससे मतलब है, या फिर पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया उसका आउटसाइड कोई ट्रांजैक्शन है हमें उससे भी मतलब है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो PRI नहीं है वो PROI है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल चाहिए आपको तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप बहुत डिटेल में पढ़ सके। मैंने आपको जो बताया फेमा एक्ट, आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पर ये आपको याद रखना है बिल्कुल, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सेक्शन 3 ऑफ फेमा के क्या है सेक्शन 3। तो देखिए ये तो अपने को याद ही रखना पड़ेगा। तो डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज तो क्या है सेक्शन 3, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सेक्शन 4, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 5 और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 6। देखिए इनकी जो डेफिनेशंस है वो तो कहाँ दी गई है, डेफिनेशन तो सेक्शन 2 का कोई सब सेक्शन में दी गई है। लेकिन अगर इनका सेक्शन पूछा जाए जिसमें डिटेलिंग की डिटेल्स बताई गई है वो करंट अकाउंट का सेक्शन 5 है, कैपिटल अकाउंट का सेक्शन 6। आप जानते हैं सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। कि क्या था, शॉर्ट टाइटल, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी और कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। सेक्शन 2 डेफिनेशंस, सेक्शन 3, 4, 5, 6 हमने यहाँ बता दिए। तो ये 4 सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आगे और इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात कर लेंगे। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया ये तो आप याद कर सकते थे, लेकिन अभी अभी क्या लेटेस्ट एक केस आया था, ये शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। तो इसने क्या किया था कि अपना जो सेक्शन 4 है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या कहता है कि नो PRI, कोई भी पर्सन रेजिडेंट इंडिया है वो क्या नहीं करेगा, एक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, परचेस नहीं कर सकता और ट्रांसफर नहीं कर सकता। किस चीज़ को, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटीज़ को और इमूवेबल प्रॉपर्टी को। कहाँ, इंडिया के बाहर। तो इसने क्या किया था इस सेक्शन के अंतर्गत, इसने क्या किया था ट्रांसफर किया था कितने का, 555.27 करोड़ इसने रिमिट कर दिए कहाँ, इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कंपनीज को। तो ईडी ने क्या किए थे, इसके अकाउंट सीज किए थे। यह भी आपकी लेटेस्ट बात है अगर आपने सुना हो। फिर हालांकि शाओमी ने कहा कि नहीं हमारा उनके साथ मतलब कुछ हमने उनसे सर्विसेज ली थी, हम उसके लिए पे कर रहे हैं। शाओमी ने बाद में क्लियर किया, लेकिन अभी क्या मैटर है वो तो आगे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ईडी ने क्यों एक्शन लिया, ईडी कहाँ एक्शन लेता है, बात कर चुका हूँ कि अगर कॉन्ट्रावेन होता है रूल का तो ईडी एक्शन लेता है। तो इसने शाओमी पे एक्शन लिया था, इसके अकाउंट सीज कर दिए थे, क्योंकि उसका क्या कहना था कि इसने ट्रांसफ़र कर दिया क्या, फॉरेन एक्सचेंज को, कहाँ पे, इंडिया के बाहर। क्लियर है। तो ये सेक्शन 4 की बात जो भी लेटेस्ट हुआ। सेक्शन 5 और 6 हम पढ़ चुके हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो डेफिनेशंस है उनकी डिटेल्स के बारे में यहाँ पे होगा। ये क्वेश्चन अपने हो गए 11। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है पेनल्टी से रिलेटेड होंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। 1, 2 से तो अपने को कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, वहाँ से जनरली कुछ पूछते भी नहीं है। 3 हो गए डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज, 4 हो गया होल्डिंग, शाओमी वाला केस बता दिया, 5 करंट अकाउंट, 6 कैपिटल अकाउंट। 7 सेक्शन है गुड्स एंड सर्विस के एक्सपोर्ट से, 8 रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सपोर्ट किए उससे रिलेटेड, नो एग्जेम्पशन ऑफ रियलाइजेशन रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तीनों सेक्शन मुझे किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी कॉन्टेस्ट में इम्पोर्टेंट नहीं लगते हैं, लेकिन आपको बता दिए मैंने, याद हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा। सेक्शन 10 ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन पढ़ चुके हैं, क्या क्या था याद करेंगे आप।
कौन कौन था ऑथोराइज पर्सन? जो मनी एक्सचेंजर था, ऑफशोर बैंकिंग था, आरबीआई ने ऑथोराइज किया था। इसके अलावा भी जो लिखा गया था वहाँ पे 5 तरह के हमने ऑथोराइज पर्सन देखे थे। बता दूं क्या दोबारा से? ऑथोराइज डीलर 4 तरह के, ऑथोराइज डीलर, मनी एक्सचेंजर, ऑफशोर बैंकिंग और एनी पर्सन ऑथोराइज बाई आरबीआई। सेक्शन 11 है कि आरबीआई के पास पावर्स है ऑथोराइज पर्सन को डायरेक्शन इशू करने की, और 112 में क्या है कि ऑथोराइज पर्सन का आरबीआई पावर्स टू इंस्पेक्ट ऑथोराइज पर्सन। 11 में तो वो ऑथोराइज पर्सन को डायरेक्शन दे सकता है और 12 में इंस्पेक्ट कर सकता है। 13 में है पेनल्टीज। सेक्शन 16 में है एजुकेटिंग अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट। सेक्शन 14 में है जो ये एजुकेटिंग अथॉरिटी है उसके ऑर्डर्स का एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी। सेक्शन 14A है पावर्स टू रिकवर एरियर्स ऑफ पेनल्टी, जो इसने पेनल्टी लगाई है उसको एरियर्स में रिकवर करने की पावर। और सेक्शन 15 है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज। तो इसमें 10 से लेके और ये वाले सेक्शन पूरे इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सेक्शन 11 में ऑथोराइज पर्सन, अगर सेक्शन 11 में आरबीआई ने कुछ कहा है ऑथोराइज पर्सन को, और ऑथोराइज पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है डायरेक्शन आरबीआई के, या फिर फेल टू फाइल रिटर्न्स डायरेक्टेड बाय आरबीआई। सेक्शन 11 में आरबीआई ने क्या कहा, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं तो वो ऑथोराइज पर्सन ने नहीं माने, या फिर उसने जो कुछ रिटर्न सबमिट करने के लिए कहा था वो सेक्शन 11 में ऑथोराइज पर्सन ने नहीं की, तो सेक्शन 13 में उसको कितनी पेनल्टी लगेगी? तो देखिए ये तो ऑप्शन तो आप बना लीजिए 10, 5, 2 और 15। तो यहाँ पे आंसर है 10,000। कितनी? 10,000 लगी। अगर वो क्या करता है फिर भी अगर नहीं मानता है तो उस पर कितनी पेनल्टी लगती है? 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से। फिर क्या, अभी तो कितनी लगा दी, एक बार 10,000 लगा दी, फिर क्या करता है पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाना शुरू करता है, और वो कितनी है? 2,000 रुपये पर डे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मच पेनल्टी इम्पोज्ड इफ कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट। अगर फेमा एक्ट के प्रोविजन कॉन्ट्रावीन कर रहा है, यहाँ पे तो केवल ये ऑथोराइज पर्सन के लिए पेनल्टी है, और कंडीशन भी दी हुई है कि इस कंडीशन में बाकी कहीं पे भी अगर कॉन्ट्रावीन होता है तो अगर क्वांटिफेबल, अगर हम उसको मतलब अगर हम उसको अमाउंट में मेजर कर सकते हैं तो जितना भी सम होगा उसका 3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व, और अगर नॉन क्वांटिफेबल अगर हम उसको नहीं कर सकते तो 2 लाख रुपए तक पेनल्टी लगाते हैं। 2 लाख एंड 3 टाइम्स 2 3 ऐसे याद कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, ऑप्शन आप बना सकते हैं। और अगर फिर भी अगर वो करता है आगे, जैसे इसमें 2,000 पर डे पेनल्टी थी तो यहाँ पे कितनी? 5,000 रुपये पर डे पेनल्टी लगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गए अपने 12 और 13। नेक्स्ट चलते हैं, एक मैं आपको चार्ट बता देता हूँ, उसमें कुछ डेज के क्वेश्चन है, एक अपने पेनल्टीज हो गई। मैं पेनल्टीज कहीं पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि याद करना बहुत डिफिकल्ट है सभी एक्ट में, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आपको यहाँ पे याद करना चाहिए। फिर आगे चार्ट्स में हम एक तो डेज की बात करेंगे कि कितने डेज के अंदर, पहले पढ़ा चुका हूँ मैं एक्ट में, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अपडेटेड करके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और इसके उसमें क्या है, टाइम पीरियड है कि कितने टाइम के अंदर अपील आगे बढ़ाई जा सकती है और कितने टाइम के अंदर उनको डिस्पोज ऑफ करना है। और फिर अपेलेंट ट्राइब्यूनल के बाद में अपेलेंट ट्राइब्यूनल के बारे में 2-4 क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 2 क्वेश्चंस है इसमें जो एक ही बनाया गया है। इसको देखिए क्या कह रहा है कि इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक फुल पेमेंट ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 13, सेक्शन 13 में पेनल्टी लगी थी, बात की थी अभी कि अगर ऑथोराइज पर्सन है तो कितनी लगी थी, अप टू 10,000, या फिर उसको पर डे 2,000 रुपये, और यहाँ पे कितनी लगी थी, सन लोड का 3 टाइम, और अगर नॉन क्वांटिफेबल है तो 2 टाइम्स, और अगर पर डे 5,000।
तो ये कितने दिन में, विद इन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस पेनल्टी सर्व टू हिम, किसी पर्सन पे पेनल्टी लगा दी, उसको नोटिस दे दिया कि आपको इतने रुपए पे करने हैं, तो ही शैल बी लाइबल टू सिविल इम्प्रिजमेंट, उसको कह दिया कि तुम्हें, आपको कितने दिन के अंदर आपको ये पे करने हैं उसको बता देंगे, तो वो कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है, और अगर उस पीरियड ऑफ टाइम में अगर वो पेनल्टी पे नहीं कर सकता है तो उसको क्या हो सकता है, सिविल इम्प्रिजमेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 14। जहाँ पे क्या था सेक्शन 14 कि जो एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ ने जो ऑर्डर दिया था उसका एनफोर्समेंट था, तो ये वही है, ये सेक्शन 14 में। तो कितने दिन का टाइम दिया जाएगा, तो यहाँ पे उसको देखिए 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है। कितने डेज़ का टाइम दिया जाता है, 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है जो उस पर पेनल्टी लगी है, और अगर वो 90 डेज़ में अगर वो नहीं करता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। अब इसमें भी एक स्पेसिफिक केस है जो मैं क्वेश्चन में नहीं ला पाया, कि अगर पेनल्टी 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, अगर सेक्शन 13 में पेनल्टी 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि इफ़ ए पर्सन फेल्स टू मेक फुल पेमेंट ऑफ पेनल्टी इफ़ मोर देन 1 करोड़, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन तब ठीक बैठता है। तो सिविल इम्प्रिजमेंट तब 3 साल की है, अगर पेमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है और उसने 90 डेज़ के अंदर उसका नहीं किया पेमेंट, तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अदर केसेस, और अगर मान लीजिए उससे कम है और उसने 90 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं किया तो उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है। आया समझ में, बहुत इजी कंसेप्ट है। वो ऐसे कह रहा है कि अगर टाइम दोनों के लिए 90 डेज़ ही है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है और अगर उसने पे नहीं किया 90 डेज़ में तो 3 साल की सज़ा है, और 1 करोड़ से कम है तो कितनी, 1 साल की, उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर। इसके आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़ का मीनिंग क्या है, जो सेक्शन 15 में दिया गया। कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़ किसको कहेंगे, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है उसके ऑफिसर्स या आरबीआई के ऑफिसर्स। तो ध्यान रखना, इन दोनों को ही कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़ कहते हैं। कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़ का मतलब वही है कि हमने पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे हमने वो पढ़ा था कि हम अगर ट्रैफिक लाइट को, अगर रेड लाइट को तोड़ देते हैं तो वहाँ पे आपको क्या है, प्रावधान है कि आपको जेल की सज़ा हो सकती है, या फिर आप क्या करें, आप वहाँ पे कुछ अमाउंट पे करके और आप फ्री हो सकते हैं, तो उसी को कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़ कौन है, ईडी और आरबीआई के ऑफिसर्स। वो क्या कर सकते हैं, जो भी आपने कॉन्ट्रावीन किया है उसको कंपाउंड कर सकते हैं। वो सिविल इम्प्रिजमेंट को क्या कर सकते हैं, कंपाउंड करके, और आपको कह सकते हैं कि आप इतना अमाउंट भर दो तो आप फ्री हो जाओगे, वो ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि पेनल्टी मेड अंडर सेक्शन 13, सेक्शन 13 में पेनल्टी लगाई, कैन बी कंपाउंडेड बाय कंपाउंडिंग अथॉरिटी। वो हम कह रहे हैं कि ये कंपाउंडिंग की जा सकती है इनके द्वारा, कितने पीरियड, अथॉरिटी विद इन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, कितने दिन के अंदर कंपाउंडिंग किया जा सकता है, तो ये 180 डेज है। देखिए एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ ने क्या किया, उस पर पेनल्टी लगाई किसी भी पर्सन को, तो उसको कहता है कि वो 90 डेज़ का टाइम आपको पे करना है। अगर 90 डेज़ में पे नहीं करता तो 3 साल तक की या 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। वो किस पे डिपेंड है, वो उसके अमाउंट पे डिपेंड है। फिर उसके बाद है ना, जो उसको, तो वो 90 डेज़ में क्या कर सकता है, 90 डेज़ का, फिर ये क्या कर सकता है कि 90 डेज़ के बाद ये क्या कर सकता है, 180 डेज़ का टाइम इसके पास है कि जो भी उसने ऑर्डर दिया है उसको कंपाउंडेड कर सकता है। मान लीजिए कि उसने उसको 3 साल की, अब तो मैक्सिमम 3 साल है, तो मान लीजिए 2 साल की उसको सज़ा दे दी, तो ये कितने 180 दिन है इसने ऑर्डर पास किया एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ ने, उसके 180 डेज़ के अंदर आरबीआई या ईडी का ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको कंपाउंड कर सकता है और उसको कह सकता है कि इतना अमाउंट आपको भरना है और उसके बाद आप फ्री हो। ठीक है, तो आया 90 और 180 डेज़ का कंसेप्ट। अब एक चार्ट है जो हम पढ़ चुके हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। उसमें 4-5 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है,
चलिए आ गए तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं चार्ट की ओर। ये चार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, बहुत इजी है। एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ है वो क्या कहा गया सेक्शन 16 में, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ईडी का या डिप्टी डायरेक्टर है ईडी का, उसको एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ कहा गया है। तो उसने सेक्शन 16 में क्या है, कोई ऑर्डर दिया, तो उससे कोई पर्सन है, जिस पर्सन को ऑर्डर दिया उसको अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि नहीं ये गलत ऑर्डर दिया है, तो उसको हम एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं। वो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, उसके पास ऑप्शन है कि वो अपील कर देगा स्पेशल डायरेक्टर्स के अपील्स के पास, वो चला जाएगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, इसका जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में स्पेशल डायरेक्टर्स के पास चला गया, और उसके लिए उसको कितने दिन मिलेंगे, इसने जो ऑर्डर दिया इस ऑर्डर के 45 दिन के अंदर, डेट ऑफ ऑर्डर किसका, एजुकेटिंग अथॉरिटीज का, 45 दिन के अंदर स्पेशल डायरेक्टर के पास उसको जाके उस अपील के खिलाफ क्या करना है, एप्लीकेशन डालनी है। 45 डेज प्लस 45 डेज अगर ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से वो नहीं जा पाया था, तो 45 डेज का जनरल है, मैक्सिमम और 45 डेज स्पेशल डायरेक्टर्स उसको बढ़ा सकता है, मतलब 90 डेज के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अपील करनी पड़ेगी। जनरल 45 है, 45 एक्स्ट्रा अगर इसको लगता है कि हाँ ऐसा कोई रीजन था जिसके कारण एग्रीव्ड पर्सन नहीं आ पाया। स्पेशल डायरेक्टर के ऑर्डर से भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है, उसके लिए भी सेम टाइम है, लेकिन ये 45 डेज किसका है, स्पेशल डायरेक्टर्स के ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया है उसके 45 डेज के अंदर, प्लस अपेलेंट ट्राइब्यूनल भी क्या कर सकता है और 45 डेज का कारण मतलब एक्सटेंशन दे सकता है, सफिशिएंट कोज हो तो यहाँ पे 45 डेज इसके ऑर्डर के 45 डेज के अंदर इसके पास, इसके ऑर्डर के 45 डेज के अंदर इसके पास में। अब अगर वो इसके ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, जिसके लिए उसको 60 डेज का टाइम, कहाँ से, अपेलेंट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से 60 डेज का टाइम, और 60 डेज और एक्सटेंशन दिया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा अगर सफिशिएंट कोज हो तो। चार्ट समझ में आया, कोई दिक्कत। एग्रीव्ड पर्सन एजुकेटिंग अथॉरिटी के 45 डेज में स्पेशल डायरेक्टर के पास जा सकता है, उसके ऑर्डर के 45 डेज में अपीलेंट ट्राइब्यूनल पास, और उसके ऑर्डर के 60 डेज में हाई कोर्ट के पास में। बीच में जो प्लस 45 डेज है प्लस 60 डेज है उसका एक्सटेंशन जो नेक्स्ट अथॉरिटी है उस पर डिपेंड करता है, अगर उसको लगता है कि हाँ वो इस रीजन से नहीं आ पाया, वो सेटिस्फाई है, तो और एक्सटेंशन मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या था एग्रीव्ड पर्सन के पास, कि वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के लिए डायरेक्ट स्पेशल डायरेक्टर डायरेक्ट अपीलेंट ट्राइब्यूनल में भी वो ऐसे नहीं जाके उसने बाईपास कर दिया, स्पेशल डायरेक्टर्स को छोड़ दिया और डायरेक्ट वो अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास चला गया, ये भी उसके पास ऑप्शन होता है। उसके लिए टाइम सेम है 45 डेज प्लस 45 डेज। इसके लिए कुछ पेनल्टीज का प्रोविजन होता है कि इसने जो पेनल्टीज लगाई है वो इसको स्पेशल डायरेक्टर के पास भी जमा करवानी है, अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास भी जमा करवानी है। वो उन पर डिपेंड होता है कि अगर उनको लगता है कि अनड्यू हार्डशिप है तो वो उसको कम कर सकते हैं या फिर उसको मतलब वेव ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 16, सेक्शन 17 अपील टू स्पेशल डायरेक्टर, सेक्शन 18 में अपेलेंट ट्राइब्यूनल और 19 में क्या है अपील टू अपेलेंट ट्राइब्यूनल, और सेक्शन 35 में क्या है अपील टू हाई कोर्ट। तो इसमें हमारे 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये 45, 2, 3 और ये सेक्शंस का क्वेश्चन बन रहा है, और डायरेक्ट मतलब एजुकेटिंग अथॉरिटीज का मतलब ये क्वेश्चन हमें बन रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है कि एजुकेटिंग अथॉरिटीज को कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ के लिए कितना टाइम पीरियड दिया गया है। तो देखिए एजुकेटिंग अथॉरिटीज को जब उसके पास कंप्लेन आई तो 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर उसको निपटाना करना है, नहीं तो उसको फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, रीजंस बताने पड़ते हैं कि वो 1 साल में क्यों नहीं हुआ। तो विद इन 1 ईयर एजुकेटिंग अथॉरिटीज को कंप्लेन आने के अंदर उसको निपटान करना है। स्पेशल डायरेक्टर के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि इसको कितने दिन के अंदर निपटान करना है, ऐसा एक्ट में कहीं बताया नहीं गया। अपेलेंट ट्राइब्यूनल के लिए दिया है 180 डेज। अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास आ गया एग्रीव्ड पर्सन की एप्लीकेशन तो इसको 180 डेज का टाइम के अंदर इसको निपटान करना, अगर नहीं होता तो वही इसको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और हाई कोर्ट के लिए भी कोई टाइम नहीं दिया गया, तो केवल 2 के लिए टाइम दिया गया है, कितना, इसके लिए 1 ईयर और इसके लिए कितना 180। अपेलेंट ट्राइब्यूनल के लिए 180 डेज और एजुकेटिंग अथॉरिटीज के लिए कितना 1 ईयर। अब एक क्वेश्चन आता है कि एजुकेटिंग अथॉरिटीज है,
एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ है उनको अपॉइंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसको अपॉइंटमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे इसको यूनियन गवर्नमेंट कहा गया है। ये कितनी हो सकती है, एक या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को ठीक लगे उतने ये अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे अपने बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आ गए और बाकी यहाँ से आ गए। ठीक है, अब हमारे जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं और 2 क्वेश्चंस हैं उनकी हम बस बात करेंगे, ये अपने फेमा के MCQ ख़त्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 या जो भी हो, देख लीजिए क्या कह रहा है कि द ED सेल टेक अप द इन्वेस्टिगेशन द कॉन्ट्रावेंशन मेड अंडर सेक्शन 13। मतलब उसने जो भी कॉन्ट्रावेंशन मेड किए उसके लिए ED क्या इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसके लिए कौन सा नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर, कौन से रैंक से कम का ऑफिसर क्या है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। सेक्शन 37(1) में दिया हुआ है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब मिनिमम इस रैंक का पर्सन है वो क्या है इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके ऊपर वाले तो बहुत सारे हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर है वो सब कर लेंगे, लेकिन इस रैंक का कम से कम इस रैंक वाला ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर्स अपील। सेक्शन 21 में लिखा गया है कि स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर होना चाहिए प्लस ग्रेड 1 सर्विस में होना चाहिए, या तो ये हो, या फिर इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज का मेंबर हो और जॉइंट सेक्रेटरी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो इन दोनों में से कोई भी, या तो ये हो या ये हो, तो वो स्पेशल डायरेक्टर्स अपील क्या है अपॉइंटमेंट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 21। अब देखिए सेक्शन 20 और 22 है, तो देखिए ये क्या है, अगर आप देखेंगे ना अभी तो ये दोनों सेक्शन कंपोजिशन ऑफ अपेलेंट ट्राइब्यूनल और टर्म्स ऑफ अपेलेंट ट्राइब्यूनल ये क्या है अभी मिटा दिया गया है, इनका कोई नामो निशान नहीं है अभी के एक्ट में। लेकिन मुझे क्या है ये कहीं पे लिखा हुआ मिला तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपेलेंट ट्राइब्यूनल में एक तो चेयरपर्सन होगा और अदर। अपेलेंट ट्राइब्यूनल हर एक्ट की इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अपेलेंट ट्राइब्यूनल में क्या होता है, एक चेयरपर्सन और कुछ और मेंबर्स हो गए जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी थिंग्स फिट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा। अब इस चेयरपर्सन की टर्म क्या होगी 5 ईयर और 65 ईयर जो भी पहले हो जाए, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अदर मेंबर्स के लिए टर्म्स 5 ईयर या 62, यहाँ पे कितना है 65 और यहाँ पे कितना है 62, जो भी पहले हो जाए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इसकी क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। तो 565 हाई कोर्ट, 562 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी, आप ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से है, 3, 4, 5 पढ़ लिया, डीलिंग, होल्डिंग, करंट और कैपिटल। उसके बाद 10 ऑथोराइज पर्सन, 11 आरबीआई पावर्स टू इशू डायरेक्शन टू ऑथोराइज पर्सन, 12 उसी से रिलेटेड आरबीआई पावर्स टू इन्फेक्ट ऑथोराइज पर्सन, 13 पेनल्टी, 14 जो उसका ऑर्डर दिया एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ ने उसका एनफोर्समेंट, 14A जो रिकवरी है उसको जो भी पेनल्टी लगाई है उसकी एरियर्स में रिकवरी, 15 कंपाउंडिंग ऑफेंस बताया था आरबीआई और ईडी के, 16 अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टर, अभी चार्ट में पढ़ा था कि असिस्टेंट और कौन था डिप्टी डायरेक्टर वो ईडी के, सेक्शन 16 हो गया। 17 अपील टू स्पेशल डायरेक्टर, 18 और 19, 18 में अपेलेंट ट्राइब्यूनल, 19 में अपील टू अपेलेंट ट्राइब्यूनल। 21 अभी पढ़ा था क्वालिफिकेशन ऑफ स्पेशल डायरेक्टर, इंडियन लीगल वो सर्विसेज बताई थी 2 प्लस उनकी पोस्ट। सेक्शन 35 अपील टू हाई कोर्ट, 36 एनफोर्समेंट डायरेक्टर, सेक्शन 46 रूल्स कौन बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेक्शन 47 रेगुलेशन कौन बना सकता है आरबीआई। तो ये अपना एक्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ना इनको, आपकी कोई क्वेरीज है तो आप भेज सकते हैं, और अगर आपको देखे एक्ट अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।